नमस्कार। अगर आपने कभी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है या विरासत में पाई है, तो आप अनजाने में 1882 में लिखे गए कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ये लगभग हर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट पहले यूनिट को डिकोड करने जा रहे हैं। आपने कागजों पर साइन कर दिए, पैसे दे दिए और चाबियां भी आपके हाथ में हैं। लेकिन क्या वो कागज का टुकड़ा आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है? हमेशा नहीं। मालिकाना हक एक कानूनी दर्जा है जो कुछ खास नियमों पर बनता है, जिनका मकसद है सब कुछ साफ रखना और धोखाधड़ी को रोकना। आज हम इन्हीं उलझे हुए नियमों को सुलझाएंगे और बताएंगे कि किसी प्रॉपर्टी का असली मालिक बनने के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टीपीए के बुनियादी नियम, फिर हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर आखिर होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसफर कौन, क्या और कैसे कर सकता है। फिर हम बात करेंगे उन शर्तों की जो किसी ट्रांसफर में लगाना मना है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फ्यूचर ट्रांसफर्स और परपेचुइटी का रूल, और आखिर में आपके सवालों के जवाब एक क्विक Q&A सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से, सेक्शंस 1 से 4 तक, जो इस एक्ट की नींव रखते हैं। ये इस कानून के सबसे ज़रूरी शब्दों को डिफाइन करते हैं। इन्हें ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी सारे नियम इन्हीं पर टिके हुए हैं। सबसे पहला टर्म है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अचल संपत्ति। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ज़मीन और बिल्डिंग नहीं होता। कानून के मुताबिक इसमें ज़मीन से मिलने वाले फ़ायदे, जैसे कि गुजरने का रास्ता, भी शामिल है। इसके अलावा ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर, भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, जैसे कि खड़े पेड़ जिनको काटने का इरादा हो या खेत में लगी फसल, इन्हें कानून मूवेबल मानता है। अगला शब्द है अटेस्टेड। ये सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं है, बल्कि एक फॉर्मल लीगल वेरिफिकेशन है। कानून कहता है कि कम से कम 2 गवाह होने चाहिए, जिन्होंने या तो साइन करने वाले को साइन करते हुए देखा हो या फिर उस व्यक्ति से खुद एक्नॉलेजमेंट ली हो कि ये उसी का सिग्नेचर है। इसका पूरा मकसद धोखाधड़ी को रोकना है और ये साबित करना है कि डॉक्यूमेंट मर्जी से साइन किया गया था। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं नोटिस। एक्चुअल नोटिस तो सीधा है, यानी आपको सच में पता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस वो चीज है जहां कानून पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब है कि कानून मान लेगा कि आपको पता होना चाहिए था, भले ही आपको सच में ना पता हो। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है एक रजिस्टर्ड सेल डीड। एक बार डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया तो कानून मानता है कि ये पब्लिक नॉलेज है और आप बाद में ये नहीं कह सकते कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो हमने बेसिक टर्म्स समझ लिए, लेकिन इस एक्ट में ट्रांसफर शब्द का आखिर मतलब क्या है? चलिए अब इस पूरे कानून के कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सेक्शन 5 हमें एक बिल्कुल साफ 3 पार्ट का फॉर्मूला देता है। ट्रांसफर हमेशा एक लिविंग पर्सन यानी जीवित व्यक्तियों के बीच होता है। इसे इंटरवीवोस भी कहते हैं। इसमें वसीयत से मिलने वाली प्रॉपर्टी नहीं आती। दूसरा, ये एक एक्ट यानी एक काम होना चाहिए जिसके जरिए प्रॉपर्टी दी जा रही है। और तीसरा, इस एक्ट से प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कन्वे यानी ट्रांसफर हो रहा हो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कानून ने कुछ खास तरह के ट्रांसफर्स पर साफ साफ रोक लगाई है। चलिए देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 6 में इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। सबसे फेमस है स्पर्स सक्सेशनस। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है विरासत में प्रॉपर्टी मिलने की सिर्फ एक उम्मीद या चांस। मान लीजिए आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको अपने पिता की प्रॉपर्टी विरासत में मिलेगी, तो आप उनके जीते जी उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो सिर्फ एक उम्मीद है, एक चांस है। ऐसा कोई भी ट्रांसफर शुरू से ही वॉइड यानी शून्य माना जाता है। तो अब हम जान गए हैं कि ट्रांसफर क्या है और क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक वैलिड ट्रांसफर करने के लिए जरूरी नियम क्या है। सेक्शन 7 हमें बताता है कि ट्रांसफर कौन कर सकता है। ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी वो मेजर हो और उसकी दिमागी हालत ठीक हो। और सबसे जरूरी, उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल या उसे ट्रांसफर करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। फिर सेक्शन 8 बताता है कि क्या ट्रांसफर होता है। डिफ़ॉल्ट रूल ये है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके साथ जुड़े सारे कानूनी अधिकार, जैसे रास्ते का अधिकार या आने वाला किराया, सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है, जब तक कि आपने डीड में कुछ और न लिखा। अब आती है वो जगह जहां कानून एक खरीदार के अधिकारों की रक्षा करता है। एक सेलर प्रॉपर्टी बेचने के बाद नए मालिक पर अपनी मर्जी की कोई भी शर्त नहीं लगा सकता।
चलिए देखते हैं वो रेड लाइंस, यानी वो मना की गई शर्तें जिन्हें कानून गैर कानूनी और वॉइड मानता है। तो सबसे जरूरी बात, सेक्शन 10 का सिद्धांत बिल्कुल साफ है। एक ऐसी शर्त जो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर करने पर पूरी तरह से रोक लगाए, वो वॉइड है। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको एक घर बेचता हूं, तो मैं आपको उस घर को आगे बेचने से कानूनी तौर पर नहीं रोक सकता। प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है और मेरी लगाई वो शर्त बेकार हो जाती है। अब देखिए, सेक्शन 10 और 11 के बीच एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। सेक्शन 10 ऐसी शर्तों को वॉइड करता है जो आपको प्रॉपर्टी बेचने से रोकती हैं। वहीं सेक्शन 11 ऐसी शर्तों को वॉइड करता है जो आपको प्रॉपर्टी का पूरा इस्तेमाल करने से रोकती हैं। जैसे अगर मैंने आपको पूरा घर बेच दिया, तो मैं ये शर्त नहीं लगा सकता कि आप सिर्फ एक ही कमरे में रहेंगे। ऐसी शर्त उस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के खिलाफ है जो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। चलिए अब इस एक्ट के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सों में से एक पर चलते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के नियम जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। सेक्शन 13 एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक खास तरीका बताता है, लेकिन आप ये सीधे सीधे नहीं कर सकते। इसके लिए 3 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, आपको किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। दूसरा, आपको उस अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना होगा। और तीसरा, वो बच्चा उस लाइफ इंटरेस्ट के खत्म होने से पहले पैदा हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तभी ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। और यहीं से हम प्रॉपर्टी लॉ के एक मूल सिद्धांत पर आते हैं। कानून को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि प्रॉपर्टी हमेशा के लिए बंध जाए। इसे कहते हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, जो सेक्शन 14 में दिया गया है। इसका मकसद सामाजिक और आर्थिक है। ये सुनिश्चित करना कि प्रॉपर्टी सर्कुलेशन में बनी रहे, उसे खरीदा बेचा जा सके, ना कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी लॉक होकर रह जाए। ठीक है, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे और पक्का करने के लिए चलिए कुछ आम सवालों के जवाब देखते हैं एक रैपिड फायर Q&A राउंड में। पहला सवाल, क्या एक घर का ट्रांसफर सिर्फ बोलकर यानी ओरली हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसा कि सेक्शन 9 में लिखा है, 100 रुपए से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या गिफ्ट लिखित में और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगला सवाल, स्पेसिस सक्सेशनिस्ट क्या है? ये विरासत में प्रॉपर्टी मिलने की सिर्फ एक उम्मीद है, ये आपका मौजूदा अधिकार नहीं है, इसलिए सेक्शन 6 के तहत इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और आखिरी सवाल, क्या रूल अगेंस्ट परपेचुइटी चैरिटी के लिए किए गए ट्रांसफर्स पर भी लागू होता है? नहीं, सेक्शन 18 इसका एक एक्सेप्शन है। पब्लिक बेनिफिट जैसे कि धर्म, शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए किए गए ट्रांसफर्स पर ये रूल लागू नहीं होता। चलिए इस सब को 30 सेकंड के एक सुपर फास्ट रिवीजन के साथ लॉक करते हैं। ये हैं यूनिट 1 के सबसे ज़रूरी टेकअवेज जो आपको हमेशा याद रखने हैं। याद रखिए, ट्रांसफ़र हमेशा जीवित व्यक्तियों के बीच होता है। आप विसारत में मिलने वाली प्रॉपर्टी की सिर्फ उम्मीद को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाने वाली कोई भी शर्त वॉइड होती है। एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए पहले एक लाइफ इंटरेस्ट बनाना ज़रूरी है। और आखिर में कानून प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए बांधने से रोकता है। तो देखिए, प्रॉपर्टी लॉ सिर्फ आज के मालिकाना हक के बारे में नहीं है, ये किसी एसेट के भविष्य को कंट्रोल करने की आज़ादी के बारे में है। लेकिन ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। कानून एक व्यक्ति के अधिकारों और समाज की ज़रूरतों के बीच एक संतुलन बनाने के लिए साफ लकीरें खींचता है। असली सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि वो लकीरें, वो सीमाएं कहाँ हैं? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।